Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in the course और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ में था। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करते हैं। ये ईपीआई किसने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने रिलीज़ किया है इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इस इंडेक्स में क्या हाईलाइट किया है कि फंडामेंटल चैलेंजेस एक्सपोर्ट में कंट्री को क्या फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या है कि इंट्रा और इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब कहीं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, कहीं कम है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है उस चीज़ में, है ना, चाहे वो विद इन द रीजन हो चाहे वो रीजन के बाहर हो। उसके बाद ट्रेड सपोर्ट बहुत पुअर है, लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ग्रोथ ओरिएंटेशन बेकार है स्टेट्स में, R&D पे खर्चा नहीं होता है ना। तो पुअर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम कुछ वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं कि भाई नए नए प्रोडक्ट जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स है ना, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा अपना ट्रेड बढ़े, हम कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में, ना ही हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं। प्राइमरी गोल्स ऑफ द इंडेक्स आर टू इनकलकेट कॉम्पिटिशन अमंग ऑल स्टेट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, है ना। ताकि अब इस इंडेक्स का ये मकसद है कि भाई हम स्टेट्स को रेट करें एक्सपोर्ट के बेसिस पे, और फिर ताकि हम स्टेट्स को एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ला पाएँ, ताकि वो सारे जो स्टेट्स हैं वो काम करें एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ के लिए। तो इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम यूज़ करेंगे ताकि हम प्रमोशन कर पाएँ एक्सपोर्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे एक्सपोर्ट के। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन देंगे एक्सपोर्ट ताकि हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन सी इंडेक्स है। एक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस, ये कौन रिलीज़ करता है? अगेन वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? OECD रिलीज़ करता है। फिर एक आती है इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, ये कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। ठीक है, अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या मेजर करता है? लॉजिस्टिक्स, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स पे है तो लॉजिस्टिक्स फ्रेंडलीनेस मेजर करेगा। इंडिया का रैंक क्या था? 44 था आउट ऑफ 160 इन 2018। टॉप 5 में जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जापान है। ठीक है, और ये ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स जो है डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ये क्या मेजर करता है? ये टाइम एंड कॉस्ट मेजर करता है कि लॉजिस्टिक्स में कितना टाइम और कॉस्ट लग रहा है। इंडिया का रैंक 68 था आउट ऑफ 190, याद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ऐसे बस दिमाग में रखो। सब टॉप में कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, इटली, ये सब टॉप में थे। ठीक है, ये सारे रैंक 1 के लिए टाई हुआ था इनके बीच में। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल देखो कि कौन की कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली। ठीक है, OECD ने जो ये ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स दिया था, तो ये किसको रैंक करता है? ये बेसिकली ट्रेड फैसिलिटेशन को करेगा कि ट्रेड फैसिलिटेशन की पॉलिसीज़ कैसी हैं, है ना, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तो उनमें ये जो है OECD रैंक करता है। इसमें नीदरलैंड्स को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या करता है? फैक्टर्स, पॉलिसीज़ एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स को प्रमोट करती हैं, उसको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फैसिलिटेट करता है। इसमें ये जो इंडेक्स है वो फैसिलिटेट करता है। इसमें टॉप पे कौन था? सिंगापुर, नीदरलैंड्स, हांगकॉन्ग, लग्जमबर्ग, स्वीडन, ये सब है टॉप पे। ठीक है, अब WTO रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेफ्टी, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? इंटेलेक्चुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है ट्रिप्स में। ये कब आया था? ये नेगोशिएट हुआ था 1986 में उरुग्वे राउंड ऑफ GATT में, जिसने WTO को बनाया। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने जो है G20 मेंबर्स को बोला है कि भाई आप एक एग्रीमेंट में आओ ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं ट्रिप्स के अंदर उसको यूज़ कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटीज़ मतलब ये होता है कि जैसे कोई पेटेंट है मान लो, ठीक है, तो उस पेटेंट को यूज़ करने के लिए कंट्री के पास अथॉरिटी होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट बिना परमिशन के भी पेटेंट को यूज़ कर सकता है। ये एक टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ट्रिप्स में, है ना, कि कोई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
है ना, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए पेटेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो तो ये बोला है उसने, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या स्टैंडर्ड सेट करता है ये आईपीआर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, हर मेंबर के। तो क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसमें, कॉपी राइट एंड रिलेटेड राइट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, लेआउट डिज़ाइंस ऑफ आईसीज, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डेटा, ये सब इसमें है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, जो ट्रिप्स के अंदर अलाउड है। ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ आर पॉलिसी स्पेसेस फॉर कंट्रीज टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पेटेंट्स। जैसे मान लो करोना वायरस है, ठीक है। तो करोना वायरस में किसी ने एक वैक्सीन बना दी, है ना, एक ऐसी वैक्सीन बना दी जिससे एक्चुअली में क्योर हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लो बस उसी कंपनी ने बनाई है और वो बहुत ही हाई चार्ज कर रही है उसके लिए, वो सोच रही है हम प्रॉफिट कमा लें, तो ये गलत चीज़ है। तो ये गलत चीज़ क्यों है, क्योंकि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ इसको अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगी। तो इसमें ट्रिप्स में क्या है, इसको ब्रिज करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हम देख लेते हैं क्या है, उसी को हम फ्लेक्सिबिलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो बिना पेटेंट ओनर के, ठीक है, अपने डोमेस्टिक कंपनी को बोल सकती है कि आप ये बनाओ, है ना, हम देख लेंगे। टाइप समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लाइसेंस यूज़ ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन टू अ थर्ड पार्टी और गवर्नमेंट एजेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर। तो वो किसी भी, अपनी जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी बोल सकती है ये पेटेंट का आप दवाई बनाओ, ये नोबल कॉज के लिए है, हम इसमें देख लेंगे, आप ये बेसिकली ट्रिप्स में अलाउड है। कंपनी ये नहीं बोल सकती ये तो मेरा पेटेंट है ना, ये कैसे यूज़ हो रहा है बिना रॉयल्टी के, तो ये नहीं बोल सकती, ठीक है। दूसरा आते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पेटेंट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका नया यूज़ निकाल दिया, ठीक है। मान लो नीम का पत्ता है, ठीक है, अभी कोई बोल दे कि नीम के पत्ते से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नया यूज़ है नीम के पत्ते का, तो वो इसको कोई पेटेंट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, तो ये एग्जेम्प्टेड है, पेटेंट नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तीसरा आता है पेटेंट पूलिंग। पेटेंट पूलिंग में क्या होता है, पेटेंट पूलिंग इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पेटेंट ओनर्स टू लाइसेंस देयर पेटेंट्स टू वन अनदर और अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो जो भी पेटेंट के होल्डर हैं वो किसी थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं कि भाई आप ये मेरा पेटेंट यूज़ कर सकते हो टाइप्स, या फिर एक दूसरे में भी वो क्या कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट्स ग्रेटर इनोवेशन, रिमूव्स बॉटलनेक्स, हास्टन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फास्ट कर देता है। भाई कोई वैक्सीन बन रही है, ठीक है, अगर आपको भी पेटेंट उससे लेना पड़ेगा पहले, जिस पार्टी ने बनाई है, फिर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो इसमें टाइम लगेगा, है ना। ऐसे आप बिना परमिशन के मैन्युफैक्चर कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। With the outbreak of COVID-19, public health patent pooling represents an innovative type of partnership that can be used to manage privately held IPR in public interest. तो public interest में इसको हम use कर सकते हैं. It can speed up efforts to find medicines and vaccines, ठीक है, by creation of pool and immediate licensing. नॉर्मल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, फार्म सब्सिडीज़ इशू पे आते हैं। फार्म सब्सिडी इशू क्या है, जो देखो अब इशू क्या चल रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन, ये इंडिया को बोलने की भाई आप जो फार्म पे सब्सिडीज़ दे रहे हो, जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दे रहे हो, उसको ये मिनिमम एंटाइटलमेंट है उससे ज़्यादा है। डी मिनिमस एंटाइटलमेंट जो WTO के अंडर है एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर में, उससे ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये डी मिनिमस एंटाइटलमेंट क्या है, डी मिनिमस एंटाइटलमेंट बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट है जो कोई कंट्री दे सकती है अपने सेक्टर को, ठीक है, ताकि वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे। इवन दे डिस्टॉर्ट द ट्रेड, ऑल्दो वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद इतना एंटाइटलमेंट अलाउड होता है। ये कितना है, 5% डेवलप्ड कंट्रीज़ एक्सेस सब्सिडी दे सकती हैं और 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ दे सकती हैं, ठीक है। तो जो अंडर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, सबसे पहले तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 3 टाइप की सब्सिडी, 3 टाइप के बॉक्सेस डिफाइंड है। एक है ग्रीन बॉक्स, एक है ब्लू बॉक्स और एक है एम्बर बॉक्स। अब ग्रीन बॉक्स क्या करता है, ग्रीन बॉक्स में जितनी भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं ये सब नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है। ये R&D पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी कंट्री कितना भी इसमें सब्सिडी मिल सकता है। ब्लू बॉक्स में भी कोई भी लिमिट नहीं है। ये किसके लिए यूज़ होती है, ये बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, लाइफ स्टॉक को दी जाती है, वो सारी सब्सिडीज़ होती हैं ब्लू बॉक्स में। ये भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती। उसके बाद ये एक आती है एम्बर बॉक्स, ये करती हैं डिस्टॉर्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टिंग है, मतलब ब्लू थोड़ी डिस्टॉर्ट करती है, ग्रीन बिल्कुल नहीं करती है, और एम्बर सबसे ज़्यादा करती है, ठीक है। मोस्ट डिस्टॉर्टिंग कौन सी है, एम्बर। अब इसमें लिमिटेशन डिफाइंड है, जैसे ये 5% और 10% की बात आई थी ना, 5% आप सब्सिडी दे सकते हो, डेवलप कंट्रीज़ 5% सब्सिडी दे सकती हैं और 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ दे सकती हैं, ठीक है। तो वो डी मिनिमस एंटाइटलमेंट में अलाउड था, ठीक है। इसमें सेक्टर के एग्जांपल कैसे हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं,
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, ये सब किस में आता है, ये सब एम्बर बॉक्स में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया से इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन की बात करते हैं। तो DPIIT ने बेसिकली एक डेटा रिलीज़ किया है FDI इनफ्लो पे कि कितना FDI इंडिया में आया है, और इसमें हमें ये पता चला है कि इंडिया में जो FDI आया है वो जंप हुआ है, कितना हुआ है, 18% हो गया है 2019-20 में। तो इनफैक्ट कोरोना वायरस में ज़्यादा FDI आया है इंडिया में, है ना। FDI क्या होता है कि बाहर की जब कंट्री जो है इंडिया में इन्वेस्ट करती है किसी प्रोजेक्ट में और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल लेती है, तो उसमें हम बोलते हैं 10% से ज़्यादा कम से कम कंपनी में जब स्टेक लेती है बाहर की एंटिटी, तो उसको हम बोलते हैं FDI, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस आए थे, जैसे डिफेंस में। तो डिफेंस में पहले जो है FDI जो है 49% अलाउड था ऑटोमेटिक रूट के अंदर, अब उसको बढ़ा के 70 पहले जो था वो 49% अलाउड था ऑटोमेटिक रूट में, और गवर्नमेंट रूट में 75% अलाउड था। अब इस ऑटोमेटिक रूट जो था 49% वाला, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा के 74% कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई डिफेंस की कंपनी है, कोई वेपन बनाती है ना, AK-47 बना रही है, तो मान लो उसको AK-47 वाले को, मतलब ऐसी कोई कंपनी जो AK-47 बनाती है, उसको इंडिया में प्लांट सेटअप करना है, ठीक है। तो पहले सिर्फ 49% ही इन्वेस्टमेंट हो सकता था इसमें ऑटोमेटिक रूट में, अभी वो 74% हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट नाउ रिजर्व्स द राइट टू रिव्यू एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर दैट मे अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट के पास राइट है, वो रिव्यू कर सकती है इस इन्वेस्टमेंट को। DTS सर्विस में 100% FDI को अलाउ कर दिया गया है, एंड लाइसेंस वुड बी इशूड फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए लाइसेंस इशू होगा, और 100% FDI इसमें अलाउड है। डिजिटल न्यूज़ की बात करें तो उसमें 26% ही अलाउड है, 26%, ताकि भाई बाहर की जो व्यूज़ हैं वो इंटरफेयर ना करें इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो इसीलिए वो 26% पे कैप किया गया है। एयर इंडिया में क्या बोला गया है, एयर इंडिया में 100% FDI अलाउड है इन एयर इंडिया फॉर NRIs थ्रू ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एयर इंडिया में 100% FDI अलाउड है। गवर्नमेंट अमेंडेड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल फॉर दिस, गवर्नमेंट ने क्या कोई रूल अमेंड किया है, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल को अमेंड किया गया है, ठीक है। अब इंडिया के अगर FDI प्रोफाइल की हम बात करें तो इंडिया में टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसमें FDI आया, तो पहला सर्विसेज है, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है। तो पहला ही याद रखो, सर्विसेज में सबसे ज़्यादा FDI आता है इंडिया का। टॉप सोर्स कौन सा है, टॉप में सिंगापुर है और फिर मॉरिशियस है, ठीक है। तो ये उल्टा मत याद कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा FDI जो इंडिया में आया है वो सिंगापुर से आया है, फिर मॉरिशियस से आया है, ठीक है। और टॉप 3 डेस्टिनेशन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आया है, फिर कर्नाटका में आया है और फिर दिल्ली में आया है, ठीक है। तो ये 3 स्टार्टअप हब्स हैं बेसिकली, है ना। यहीं पे आता है मेजर जो FDI इनफ्लो होता है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आया है, फिर कर्नाटका में और फिर दिल्ली में आया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि देखो, अगर कोई, देखो एंटी डंपिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाता हूँ एंटी डंपिंग होता क्या है। मान लो कोई कंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कोई कंट्री प्रोडक्ट बना रही है और वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में लेट से जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये में बेच रही है, पर वो इंडिया में 2 रुपये में बेच दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी कम में बेच रही है इधर, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसका है, मान लो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 5 रुपये है, उससे कम में बेच रही है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, 2 कंडीशंस है, एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में बेच रही हो, या फिर अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जितना जितने में बेच रही है उससे भी कम में बेच रही है दूसरी कंट्री में, तब हम बोलते हैं कि डंपिंग हो रही है। इसको रोकने के लिए, अब देखो डंपिंग अगर होगी तो क्या होगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी को हर्ट होगा, है ना। मान लो कोई चीज़ है वो यहाँ 2 रुपये में बाहर से आ जा रही है, ठीक है, पर डोमेस्टिकली वो 5 रुपये में बन रही है, ठीक है। तो ये कम्पीट नहीं कर पाएगा ना, इससे कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हार्म होंगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर 3 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, और फिर ये प्राइस इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर कम्पीट कर पाएंगी ये, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी यही होती है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है किस पे, एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है सिप्रोफ्लैक्सिन, उस पर जो चाइना से इंपोर्ट होती है, उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज किया है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब इम्पोज होती है, व्हेन अ कंट्री और अ फर्म एक्सपोर्ट्स एन आइटम इनटू द कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट, मतलब अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जितने में बेच रहा है उससे कम में अगर वो दूसरी कंट्री को बेच देता है, तो दैट इज़ तब लगती है क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इट इम्पैक्ट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द इंपोर्टिंग कंट्री, और मार्जिन और प्रॉफिट हिट करता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के जो डोमेस्टिक वाले होते हैं। अब ये कंट्रोल लगाता कौन है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिकमेंड्स एंटी डंपिंग ड्यूटी, वेयर एज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेवीज दिस ड्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकमेंड कोई अलग कर रहा है और लगा कोई और रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो ड्यूटी लगा रहा है, ठीक है, समझना है, वो ड्यूटी लगा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एशिया पैसिफिक ग्रुप की बात करते हैं ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या है मनी लॉन्ड्रिंग पे,
एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लैंडरिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बेसिकली उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करती है ना, इसके लिए इसको हटाने के लिए मेजर्स बनाती है, ठीक है, इसे फाइट करने के लिए बेसिकली मेजर्स लाती है, वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप। ध्यान रखना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसका मेंबर है, ये बस याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट। अब करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट किसकी है? यूएस की है। तो यूएस बेसिकली हर बार ना एक करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट निकालता है, जिसमें वो बोलता है कि भाई जैसे चाइना ने क्या किया था ना, अभी चाइना ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था। तो चाइना जब अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है तो क्या होता है चाइना जब अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना, और बाहर से जो इम्पोर्ट आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो भाई यूएस जो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना में वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि किसने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया है, और तो लोग इंपोर्ट करेंगे नहीं, तो यूएस का एक्सपोर्ट मार्केट हर्ट होगा, ठीक है। तो यूएस इसीलिए ये लांछन लगाता है करेंसी मैनिपुलेटर का, ठीक है। तो क्या होता है? करेंसी मैनिपुलेटर इज़ अ लेबल गिवन बाय यूएस गवर्नमेंट टू कंट्रीज इट फील्स आर इंगेजिंग इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस। मतलब डेलिबरेटरी आप डीवैल्यू कर दे रहे हो ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इम्पोर्ट कम हो हमारा, है ना, ये सब होता है करेंसी मैनिपुलेटर। अब इसमें यूएस ने फिर से इंडिया को डेजिग्नेट किया है, मतलब उस लिस्ट में रखा है ना, मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा है, तो बस यही है। आगे बढ़ते हैं, ईरान की नई करेंसी आई है। पहले ईरान की करेंसी क्या थी? रियाल थी, अब क्या हो गई? तोमान हो गई है। 1 तोमान वुड बी इक्वल टू 10,000 रियाल्स। तो इसलिए किया क्योंकि भाई रियाल का वैल्यू बहुत कम हो गया था, है ना, तो अभी उन्होंने नई करेंसी हटा दी, रियाल की करेंसी हटा दी और नई करेंसी लाए हैं, कौन सी? तोमान, ठीक है, तो ये याद रखो। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।